बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज 5 अगस्त है और आज पाकिस्तान समेत कश्मीर में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। एज़ द स्टेट चैनल हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमेशा वो चीज़ें हाईलाइट करें जो इम्पॉर्टेंट हैं, सिग्निफ़िकेंट हैं। एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा हमने कहा है कि कश्मीर हमारी शह रग है और एट द एंड ऑफ द डे कश्मीर के साथ यकजहती हमारे खून में भी है, हमारी रूह में भी है और उसके अलावा टेक्निकली भी अगर आप देखें तो कश्मीरी और पाकिस्तानी बेसिकली भाई भाई हैं और हम अपने कश्मीरी भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं। और जब उनके हालात देखते हैं और सिचुएशन देखते हैं तो जेन्युइनली व्यूअर्स बहुत अफसोस होता है। आज़ादी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है और हम अल्लाह पाक की का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि हम एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं। देखें, हमें किसी भी चीज़ का डर खौफ नहीं है। अगर कोई चीज़ ऊंच नीच होती भी है, मार्का हक आपके सामने एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है, तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना आता है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं व्यूअर्स जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत मेजर वायलेशंस हो रही हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो। जुल्म किसी के भी साथ गलत है और हम जुल्म की शदीद मज़म्मत भी करते हैं और उसके ख़िलाफ़ हमेशा स्टैंड भी लेते हैं। व्यूअर्स, कश्मीर की सिचुएशन की अगर बात करें तो कश्मीरी किस तरह से पिछली 7 दहाइयाँ यानी कि 7 डेकेड से की एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर जो बेसिकली एक जन्नत ज़ीर वादी है, अब वो खून की वादी में तब्दील हो चुकी है। अब क्या, बहुत अरसे से तब्दील हो चुकी है। कश्मीर में क्या हो रहा है, माएँ किस तरह बच्चों की डेड बॉडीज़ उठा रही हैं, बेटे अपने बाप और भाइयों के जनाजे को कांधा दे रहे हैं और बहनें बेचारियाँ ये जो चीज़ें विटनेस कर रही हैं वो अपनी जगह एक ट्रॉमा। ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। कश्मीर में लोगों को मजहबी आज़ादी ही नहीं है टू प्रैक्टिस द रिलीजन। मतलब बेसिकली एज अ मुस्लिम आप अपना रिलीजन नहीं प्रैक्टिस कर सकते, बाकी आप जिस भी मज़हब से बिलोंग करते हैं इट डज़न्ट मैटर, बट एज मुस्लिम्स कंटिन्यूसली टॉर्चर किया जा रहा है। मसाजिद में जाके इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता, अजान देने में इशू आता है। ये बहुत मेजर चीज़ें हैं जो इंसान के इज़्ज़त नफ्स को, इंसान को इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड एज ए ह्यूमन बीइंग ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंसान को तंग करती है। अब 5 अगस्त 2019 में ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से हमने यौम इस्तेहसाल मनाना शुरू किया। 5 फरवरी को तो हम कश्मीर डे मनाते ही हैं एज ब्लैक डे। तो 5 अगस्त को ऐसा क्या हुआ? इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली सारी हदें क्रॉस कर दी। उस दिन बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के ज़रिए मकबूजा कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरियों के लिए ये एक स्याह दिन था और बेगुनाह कश्मीरियों से उनकी आज़ादी मज़ीद छीन ली गई। उस दिन इंडिया ने एक ख़ास साजिश के तहत सदारती यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 370 और 35A के ज़रिए कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ही ख़त्म कर दिया। अब कश्मीर में हिंदू कम्युनिटी को आबाद करके मुस्लिम कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जा सके, बेसिकली इसलिए ये डिसीजन ली गई। और इस फैसले के बाद फिर हुआ क्या? कश्मीरियों की सियासी, आइनी और इंसानी हकूक़ बेसिकली छीन लिए गए। हर तरफ कर्फ्यू, मीडिया ब्लैकआउट मज़ीद और ज़्यादा हो गया, इंटरनेट पे बैन लगा दिया गया, हज़ारों कश्मीरी लीडर और सिविलियंस को बिला वजह कैद कर दिया गया, स्कूल्स कॉलेजेस बंद और लोग अपने घरों में कैद। दवाइयों की एक्सेस नहीं, जैसे बहुत सी चीज़ें व्यूअर्स, जैसे हमारे मुल्क में सप्लाई आती है या मुल्क से बाहर चीज़ें जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो कहानी ही ऑल टुगेदर ख़त्म। मैं सोचती हूँ कि कश्मीरी लोगों का सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखें, वो कहाँ से खाते पीते होंगे, कहाँ से चीज़ें प्रोवाइड होती होंगी, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसे जाते हैं, बेसिकली नहीं जा रहे। तो जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन तालीम याफ्ता ही नहीं होगी, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस जो है हमारी यूथ और यूथ की डेवलपमेंट पे हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट कितने एफर्ट्स कर रही है। यहाँ पे अगेन मरीम नवाज़ साहिबा का नाम मैं कैसे ना लूँ।
जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, नॉट जस्ट पंजाब के लिए बट पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत मेजर जो हैं वो कैंपेन्स और चीज़ें तैयार की हैं, जिसके बेस पे हमारे यूथ के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएंगी। तो यहाँ पे इन कश्मीर अगर आप देखें, इसके बरक्स बच्चे स्कूल तक नहीं अटेंड कर पा रहे, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस नहीं जा पा रहे। मतलब कश्मीरी तो डेकेड से बस जनाजे ही उठा रहे हैं। और चाहे ईद का मौका हो, खुशी हो, मतलब कोई भी खुशी का मौका हो, वो ना सेलिब्रेट हो सकता है ना एंजॉय हो सकता है। सुख दुख में एक ही माहौल है, बिकॉज पूरे उस पूरे इलाके का इतना बुरा हाल कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। अब जब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमने दुनिया को बताना है कि कश्मीर का मसला सिर्फ एक इलाके का मसला नहीं है या एक जगह का मसला नहीं है, ये इंसानी हकूक़ का मसला है। आप देखें गाज़ा में जो मामलात चल रहे हैं, हर रोज़ जनाजे उठ रहे हैं, हर रोज़ बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे जो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो हमारी एज नेबर्स एंड एज कश्मीरियों की फैमिली होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका साथ भी दें और उनको याद कराएं बार बार कि हम उनके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। देखें, हम तो कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तानी हों। एज़ ह्यूमन बीइंग्स, इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े हों, गाज़ा में जो मुसलमान हैं उनके साथ खड़े हों, और दुनिया में किसी भी कोने में अगर कोई जुल्म हो रहा है, कोई किसी टॉर्चर से लोग गुज़र रहे हैं, तो हम उनके साथ भी खड़े हों, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएं और नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को इनकरेज करें कि वो आगे बढ़ें और इस जुल्म से उन लोगों की जान छुड़ाएं जो डिज़र्व नहीं करते इस लेवल का टॉर्चर। हर व्यूअर्स, इस टॉपिक पे तो हम मज़ीद बात करेंगे और बल्कि यौम इस्तेसाल से रिलेटेड सेकंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम पे पूरा फोकस रहेगा। शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम। जी शेफ़ नूर, आज यौम इस्तेसाल, एक और ब्लैक डे। बिल्कुल। आज के दिन जो मामलात हुए कश्मीर में, गैर कानूनी, इंसानियत के ख़िलाफ़, हर लेवल पे गलत जी। और देखिए, आज भी हम लोग बैठ के घरों में रील्स देख रहे होते हैं, फ़नी सी वीडियोस बना रहे होते हैं, पोस्ट बना रहे होते हैं। अब अगर आज यौम इस्तेसाल है तो हम सबको मिलके आज के दिन तो आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल उठानी चाहिए। हज़ार चीज़ों के पोस्ट लगाते हैं, अगर एक पोस्ट आप कश्मीर के साथ सपोर्ट में, यकजहती में लगाएंगे, बिल्कुल, तो मज़ीद एक आवाज़ उठेगी। जी बिल्कुल आवाज़ उठेगी। वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है वो तो जिसे कहते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, माओं के साथ, भाइयों के साथ कैसे शहीद कर रहे हैं और कितना मतलब दुख की बात है। और आप देखिए ना, उसके बरक्स हम पाकिस्तान में अपनी आज़ादी की सेलिब्रेशन जो 14 अगस्त को इंशाल्लाह होगी, हमने 1 अगस्त से शुरू कर दी, क्योंकि हम जानते हैं कि आज़ादी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है और किस मुश्किल से कुछ लोग जो हैं वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन उस जंग को जीतने के लिए और इस मामले से निकलने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया को सपोर्ट, हाँ जी, सपोर्ट चाहिए, तभी वो आज़ाद होंगे, तभी आज़ाद होंगे। और देखें, गाज़ा के हालात हम देखते हैं और बहुत बुरी सिचुएशन है। पिछला साल ये बहुत ही एक बुरा टाइम गुजरा है, लेकिन 7 डेकेड्स, ऑलमोस्ट 70 साल से कश्मीरी भाई बहन भी तो उससे गुजर रहे हैं और कितने लोग शहीद हो चुके हैं। सो द पॉइंट इज, जहाँ पे भी ज्यादती हो आवाज़ उठाएं और राइट टाइम पे व्यूअर्स एक्शन भी लिया जाए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। डेकेड 10 साल होते हैं, 7 डेकेड, 7 दिहाइयाँ, 70 साल, इतनी तो बहुत से लोगों की पूरी उम्र नहीं होती व्यूअर्स। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी जो कश्मीर में पैदा हुए और फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी देखा ही सिर्फ ये है। यही है। सो अब कश्मीरियों का जो फ्यूचर है, कश्मीरियों का, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम सब ने एफर्ट करना है। सबको मिल के खड़े हो जाना चाहिए। यहाँ पे व्यूअर्स, एज द स्टेट चैनल, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हम ट्रिब्यूट भी ज़रूर उन लोगों को पेश करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका इंतकाल 5 अगस्त 2016 की डेथ एनिवर्सरी है, शमीम आरा साहिबा। एक बेहतरीन एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड। आप 22 मार्च 1938 को पैदा हुई। 1960s और 70s की सक्सेसफुल तरीन एक्ट्रेस और
आपकी फेमस फिल्मों की अगर बात करें तो नायला, चिंगारी, साइका, हमराज, बेशुमार फिल्में शामिल हैं। ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि आपने फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन में भी अपना बहुत नाम बनाया और अपने टैलेंट के जौहर दिखाए। तो आज हम शमीम आरा साहिबा को याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आज एक और टॉपिक को हम ज़रूर टच अपॉन करेंगे क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है, माँ का दूध पिलाने का आलमी जो हफ्ता है वो मनाया जा रहा है इंटरनेशनली 1 to 7 अगस्त। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये वीक मनाया जाता है। इसका आगाज़ 1992 में हुआ जब वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन वाबा WABA ने इस वीक का ऐलान किया। वाबा को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने भी सपोर्ट किया और इस वीक का मकसद है कि माँ का दूध पिलाने की अहमियत को हाईलाइट किया जाए और दूध पिलाने को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है और सपोर्ट किया जाता है। इसी दिन की और इस हफ्ते की मुनासबत से हमारे पास एक पैगाम है। हरीम सुंबल साहिबा हमारे प्रोग्राम पे आई थी, लैक्टेशन एक्सपर्ट है। उनकी फील्ड ही माँ का दूध पिलाना और किस तरीके से उसमें आसानी पैदा की जा सकती है और अवेयरनेस क्रिएट करना। वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल इन पाकिस्तान जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, उनका पैगाम है। वो पैगाम देखते हुए ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ़ नूर का किचन होगा। शेफ़ नूर किचन के बाद फिर हम फोकस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर और उसके बाद यौम इस्तेसाल पे फोकस के साथ गुफ्तगू करेंगे और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आइए मैसेज देखते हुए ब्रेक में जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरीम सुंबल है और मैं IBCLC इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त का पहला हफ्ता पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी माँओं का बच्चों को दूध पिलाने से के मुतालिक एक हफ्ता मनाया जाता है। इस मौके पे मैं आपको ये रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हैं और अभी प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक बच्चा आ नहीं जाता उससे पहले पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके इर्द गिर्द लोग उनके के लिए सपोर्ट साबित हों, क्योंकि ये अकेली माँ का मसला नहीं है। ये इर्द गिर्द के लोग जब मदद करेंगे तो ये गाड़ी आगे चल पाएगी। किसी किस्म की तकलीफ को रद्द मत कीजिए, किसी किस्म के मसले को छोटा मत समझिए। हर प्रॉब्लम, हर तकलीफ आपको ये बता रही है कि कोई चीज़ ठीक करने वाली है। ये एक मुश्किल मरहला हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये नामुमकिन है या ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपका जिस्म ये करने के लिए बना है, लेकिन अगर कोई मसाइल हो तो एक अच्छे लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास ज़रूर जाइए। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में, आपके चिकन में। जी क्योंकि बिल्कुल चिकनो चिकन हुए में हैं हम। जी बिल्कुल। आज हमारी जो मेन्यू है वो क्या है, पहले तो मेन्यू बताइए। जी आज हमारा जी मेन्यू है स्पाइसी चिकन टिक्का बाइट्स और क्रिस्पी चिकन इन चीज़ी सॉस। ये हमारे Delicious. एपेटाइजर। हाँ जी, कि बाज़ लोग सोच रहे होते हैं कि क्या बनाएं, गेस्ट आ गए हैं, खाने में थोड़ा टाइम लेट है, तो इसलिए जो है ये स्टार्टर जो है बड़े ही बेस्ट हैं। हाँ, ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है एक्चुअली व्यूअर्स। स्टार्टर्स पहले क्या होता था कि हमेशा ना लोग आते थे, खाना खाते थे और फिर डिनर और फिर मीठा खा के चले जाते थे। अब होता ये है कि लोग आते हैं तो थोड़ी देर बैठना चाहते हैं, गप लगाना चाहते हैं। उस दौरान अक्सर लोग निम्को वगैरह तो रख ही देते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़े का होता है जब आप कोई मज़े के एपेटाइजर सर्व करें। पकौड़े हो गए, पापड़ विद चटनी हो गई, या इस तरह की चीज़ें। इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो अभी इसमें मैंने ऑयल डालना है। जी, इसमें आपने 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है और ये हमारा टिक्का बाइट्स हैं, इसको हमने ये थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है, निकाल के उसमें डालने, बहुत हमने कम डालना है। बहुत कम डालना है, ठीक है जी हाँ जी। ये मैरिनेट हुआ हुआ है चिकन टिक्का बाइट्स। मैं रेसिपी पहले बोल दूँ? हाँ जी, इसको मैंने इसके अंदर अभी जी जी भूनना है। जी बस ठीक है, अब आप अपनी इंग्रेडिएंट्स बता दें, मैं तब तक ये स्पाइसी चिकन टिक्का बाइट्स के लिए चाहिए मुर्ग का गोश्त 1/2 kg, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 चाय के चम्मच, दही 3 खाने के चम्मच। इसको कर्ड बनाना है, आपने स्ट्रेनर में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे।
सारा पानी इसका स्क्वीज़ हो जाएगा और आपका वो कर्ड आ जाएगा। और दही 3 खाने के चम्मच है, काली मिर्च जो है वो आधा चाय का चम्मच है, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सूखी मेथी रोस्टेड 1 चाय का चम्मच, इसको रोस्ट करके आपने इसको पीस लेना है। टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 अदद, तेल 3 खाने के चम्मच, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और 3 टीस्पून ऑयल उसके अंदर भी डालेंगे। और वैसे हम जो है ना 2 टेबलस्पून और ऑयल लेंगे। कोयला 1 अदद है और लहसुन 1 खाने का चम्मच है, प्याज 1 अदद है, शिमला मिर्च 1 अदद है, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच है। अच्छा, तो ये आप मुझे बताइए कि ये इसका पहले तरीका बता दें, फिर हम दूसरे की तरफ आते जी हैं। हाँ, इसको हमने जो है वो मैरिनेट कर लेना है चिकन को 3 से 4 घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसको जो है भी 5 से 6 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा और जो है इसका चिकन भी गल जाएगा हमारा। और फिर उसके बाद हम सॉस बनाएंगे इसकी? हमें जी इसकी इसको भी शायद थोड़ा सा ना हम वो कवर कर देते हैं ताकि इसके जो, क्योंकि ये हमने थाई मीट लिया है। थाई मीट, हाँ जी, और जो ब्रेस्ट पीस है उससे भी मज़े का बनता है, लेकिन ज़्यादा डिलीशियस जो है वो इससे बनता है। ठीक है, इसका ढक्कन भी हाँ हम जी। लगा देते हैं। तो ये हम इसको मिक्स कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमने कोयला भी रेडी करना है ना? कोयला भी रेडी होगा ना? हाँ जी, कोयला भी रेडी है। कोयला भी रेडी होगा। हाँ इसको हम ज़रा तोड़ते हैं, इसका पीस ज़रा छोटा कर देते हैं हम। सॉस के लिए चाहिए जी हमें केचप 3 खाने के चम्मच है, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर चीनी 1 चाय का चम्मच है और कश्मीरी सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच है, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच है। और ये हम सारी चीज़ें एक बाउल में डाल देंगे और पहले हम जो है इसको गला लेंगे। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। दूसरे सॉस पैन में हम गार्लिक को थोड़ा सौते करेंगे, साथ ही हम चॉप्ड अनियन डाल देंगे, उसको सौते करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये स्लाइस में कटा हुआ जूलियन कट, ये शिमला मिर्च और ये प्याज डाल के उसको मिक्स किया और फिर हमने अपनी सॉस डाल देनी है। जब सॉस थोड़ी सी पकेगी तो फिर हमने ये बाइट्स डाल के उसको मिक्स करके और फिर अच्छा, अब यही चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने ये वाली बाइट्स अलहदा रखी, दोनों सब्जियां अलहदा रखी, चीज़ का आपने पिज़्ज़ा का नीचे डो रखा, हाँ जी। उस पर आपने टमाटो सॉस डाल के ये चीज़ी बाइट्स ये आपने हाँ, टिक्का बाइट्स डाल दी, आपने शिमला मिर्च डाल दी, प्याज डाल दिया, ऊपर से चीज़ डाल के और थोड़ा सा ये सॉस भी ड्रिजल करके जी। आपने बेक कर दिया। हाँ, और इतने मज़े का पिज़्ज़ा बन जाएगा हमारा। हाँ जी। सो आपके पास ऑप्शंस बहुत से हैं व्यूअर्स, यू जी। कैन प्रीटी मच टेक व्हाटएवर ऑप्शन यू जी वांट। अच्छा जी, क्रिस्पी चिकन इन चीज़ी सॉस के लिए चाहिए मुर्ग का गोश्त 500 ग्राम, अदरक लहसुन की पेस्ट फ्रेश आपने पीसी हुई लेनी है, 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। इसको हम मैरिनेट कर देंगे। ये हमने ब्रेस्ट पीसीज लिए हैं, इसको हमने मैरिनेट कर दिया है। इसको भी हमने ओवरनाइट मैरिनेट किया क्योंकि ये ब्रेस्ट पीसेस जो है अंदर तक इसके अंदर चले जाए और ये फ़ौरन जो है इसको ज़्यादा आपने नहीं करना क्योंकि वो फिर ये सख्त हो जाते हैं। हमने इसको सॉफ्ट ही रखना है। ठीक और है। कोटिंग के लिए हमें चाहिए जी तेल 2 चाय के चम्मच, मैदा 3 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच और मिक्स हर्ब्स जो हैं वो 1 चाय का चम्मच है। चीज़ी सॉस के लिए चाहिए मैदा 1 खाने का चम्मच, मक्खन 1 खाने का चम्मच, दूध 1.5 कप, सुरख मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, रेड चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चम्मच और चीज़ 50 ग्राम। दोनों चीज़ ले लें, वाइट भी ले लें और जो ऑरेंज भी ले लें क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और फिर ये हम सॉस बना के बाइट्स के ऊपर डिज़ल करेंगे और ऊपर धनिया स्प्रिंकल करके और सर्व कर देंगे। तो अब हम बना रहे हैं इसका कोटिंग बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि मैंने यहाँ पे नीचे ना कोयला रख दिया है हाँ जी, कुक होने के लिए, ताकि हमारी दो चीज़ें जो है ना वो साथ 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 होती हैं। वरना क्या करते हैं कोयले का वेट कर रहे होते हैं और वो फिर उसको टाइम लगता है क्योंकि ये तो रेडी होके इसको जी। फिर हमने फ़ौरन वो कर देना ना। बिल्कुल। तो ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम कोटिंग बना रहे हैं। अच्छा, फॉयल पेपर थोड़ा सा मुझे चाहिए होगा इसके ऊपर रखने के लिए। बेकिंग सिल्वर पाउडर फॉयल हमें पेपर जो होता चाहिए। है, हाँ बेकिंग पाउडर भी जा रहा है। अच्छा जी, बताइए बेकिंग आप कर क्या रही हैं जी? जी, मैं इसका बैटर बना रही हूँ। ये जो चीज़ी सॉस क्रिस्पी चिकन की जो है हम कोटिंग बना रहे हैं इसके। ठीक है। ठीक है जी। अब मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, मैदा डाला है और अब इसमें हम डालेंगे जी नमक। आपने ऑयल भी डालना है इसमें? इसमें हाँ जी, थोड़ा सा ऑयल डालेगा, थोड़ा सा, ताकि ये स्टिकी रहे इसकी सॉस जी। और बिल्कुल पानी बिल्कुल थोड़ा सा बस। लाइए, हाँ इसमें थोड़ा सा और डालें। अंडा फेंटने वाला आप ऐसे यूज़ कर रही हैं? वो दूसरा वाला मिल नहीं रहा था, ब्लैक अच्छा। वाला। हाँ
वो मिल नहीं रहा था, तो वो हम अंडे वाला जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो ज़रा सा। हाँ जी, कितना पानी डालना है? और बस थोड़ा सा कि ये मिक्स हो जाए। ठीक है। हरा धनिया इसके बीच में डाल लेंगे, ठीक है जी। और इसमें हम डालेंगे जी बेकिंग पाउडर। हरा आप धनिया इसको मिक्स निकाल लें बाहर, ये आपका काम कम कर रहा है और क्या तंग चीज़? ज़्यादा कर रहा क्या है। चीज़? ये जो है फेंटने वाला, कुछ और चीज़ यूज़ कर लेते ये हैं। हमारा एक यहाँ पे पड़ा हुआ था, पता नहीं, ब्लैक वाला। शेफ़ नूर, अगर हम अपना काम जल्दी से मुकम्मल कर लें तो फिर मैं ब्रेक की तरफ जा सकती जी, हूँ। जी, और इसको हम कितना और डालना है इसमें? हाँ जी, थोड़ा सा और, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और। बस एक एक पीस डालते जाएंगे। मैं डालती हूँ, आप निकाल लीजिएगा। आप एक सेकेंड इसको ज़रा मुझे मिक्स करने दें, तो उसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो जाएगी, तो फिर आपको इशू नहीं आएगा। बिल्कुल सही। क्योंकि ये निकल आएगा ना, तो फिर आपके हाँ लिए जी। भी ज़रा आसानी हो जाएगी। ये और यहाँ पे हमारी जो बाइट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से तो टिक्का बाइट्स आर ऑलमोस्ट रेडी। आप ज़रा चेक कर लें फोक से, ये पड़ा हुआ है कि यानी अभी मैं इसको कुक करूँगी थोड़ी सी देर। अच्छा, हाँ जी, बट क्योंकि ये तो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है। चलें, अच्छा जी, अब जी, चलें हाँ इसको जी। फ्राई करते हैं। लाइए। सो बेसिकली अब हम इसकी फ्राइंग की तरफ आ रहे हैं और उसके मैं बाद डालती फिर हम जाती हूँ। सॉसेस तैयार कर देंगे। और बात यह है कि व्यूअर्स, मैं तो हमेशा एक ही बात रिकमेंड करती हूँ या कहती हूँ कि जी कोशिश करें कि मैक्सिमम चीज़ें घर पे बनाएं अपने। बिल्कुल। जो जो आप घर पे बना सकते हैं कोशिश करें और कि ख़ास आप तौर घर पे पे इस बनाएं। मौसम में। हाँ। हाँ जी, वैसे तो हमेशा ही घर पे बनानी चाहिए, लेकिन ये जो मौसम है ना हमारा, हम्म, इसके लिए जो है, इसके लिए आपको डेफिनेटली चाहिए होता है कि थोड़ा सा हाँ जी, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये हमारा फ्राई होगा। ऑयल मैंने इसलिए थोड़ा डाला, मैंने कहा ज़रा ज़्यादा पीसेस हमारे फ्राई हो जाएंगे इस तरह। कढ़ाई के अंदर इसको फ्राई करना है, इसको शैलो फ्राई नहीं आपने करना। जी, ये डीप फ्राई क्योंकि ये होगा। डीप फ्राई होगा। जब भी बैटर वाली चीज़ आती है तो आपको पता है कि फिर उसको ज़रा सा आपको डीप फ्राई करना पड़ता है। सो जहाँ पे आप टिक्का बाइट्स जो हैं, क्योंकि उसमें ऑयल बराए नाम ही जी। डाला है, तो वो तो आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ये एयर फ्रायर में नहीं बनेगी, ना ही बेक हो सकती है। हाँ जी, क्योंकि बैटर जो है दैट नीड्स टू बी कुक्ड प्रॉपर्ली। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ सॉसेस और क्या कौन कौन सी सर्व हो सकती है? हम इसके साथ वो मेडिटेरियन सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड हनी सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। सॉसेस अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके। स्वीट चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो यानी कि वेरियस डिफरेंट जी। फ्लेवर्स के साथ आप इसको लेकर चल सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाइनीज़ी खाना बना रहे हैं या वटेवर, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल का पीस छोटा सा मुझे अगर मिल जाए तो मैं फिर उसको अभी हम वो कर सकते हैं ना साथ जी में? जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ताकि वो स्टीम में हो भी जाएगा अपना। और ये चिमटा, हाँ जी, मैं कर रही हूँ, आप सामने ना, तो इसलिए अभी हमने इसके ऊपर फॉइल का पीस रख दिया, इसके ऊपर अब मैं चिमटा इसकी खुशबू देखा लगा कितनी दूँ। अच्छी आ रही है ना। हाँ जी, डाल दूँ? डाल लें, हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ज़रा सा। एक सेकेंड जी, ये हमने बस हल्का। चलिए, ये ले लें, वो पक भी रहा है, उसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर भी अब आ जाएगा। आपकी चीज़ें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। सो द थिंग इज, साइमल्टेनियसली चीज़ें करते देखें, वो वाली बाइट्स रेडी, अब सिर्फ इन दोनों के सॉसेस तैयार करने जी। एंड वी आर गुड टू गो। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे लैक्टेशन की, माँ के दूध की इम्पोर्टेंस की, उसकी अफादियत की, और किस तरीके से हम लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं। बिकॉज व्यूअर्स, मेन नशोनुमा जब बच्चा पैदा होता है, नौज़ायदा होता है, तो लिटरली वो माँ के दूध से ही होती है। लोग क्या करते हैं कि कभी कभी गाय का दूध दे दिया, बकरी का दूध दे दिया, माँ का दूध नहीं आ रहा है। ये चीज़ें बहुत डेंजरस हैं और इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं आज 5 अगस्त है और आज के दिन यौम इस्तेसाल मनाया जाता है और इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी तो मैंने टच अपॉन की प्रोग्राम के आगाज़ में, लेकिन आज मैं फ़ोकस रखना चाहती हूँ हमारी गुफ्तगू का इस बात पे कि अक्रॉस द बॉर्डर बहुत से दावे किए जा रहे हैं, बहुत सी स्टेटमेंट्स पास की जा रही हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी तक भी बातें पहुंचाई जा रही हैं, जबकि वो 150% इनकरेक्ट बातें हैं। तो आज उन चीज़ों को टच अपॉन करेंगे जो कही तो जा रही हैं, लेकिन उनके पीछे जो हार्श रियलिटीज़ हैं वो एक्चुअली क्या हैं, हम वो टच अपॉन करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा जाहिद अजीज़ हैं, चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी आर्ट एट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और हमारे प्रोग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है समीना कौसर साहिबा ने। डॉक्टर समीना कौसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी आर्ट एट द पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हमेशा जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि यौम इस्तेसाल का मतलब क्या है, 5 अगस्त को क्या हुआ, जो आर्टिकल 35A और 370 है उस पर क्या क्या, हमने इस पर बड़ी दफ़ा बात की है। मेरे लिए इस वक्त ये इम्पॉर्टेंट है जानना, मैं कल वैसे ही रिसर्च कर रही थी और ऑनलाइन देख रही थी तो भारत ने तो बहुत से दावे किए हैं और ऐसे ऐसे दावे किए हैं कि मतलब बंदा पढ़ते हुए सोचता है कि इस पर किसी ने एक्चुअली यकीन किया है। तो अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या आज मैं वो दावे आपके सामने पुट फॉरवर्ड करूं, अगर तो क्या आप उनका मुझे रिस्पांस दे सकते हैं दोनों? ओके, तो सर सबसे पहले क्या आर्टिकल 350A एंड 370 के खात्मे से कश्मीर को तरक्की की राह पे डाल दिया गया है? ये भारत का सबसे बड़ा क्लेम टू फेम है अपने एंड पे, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आप भी मैडम। जी सर। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं, चूँकि आज हम छठा यौम इस्तेसाल मना रहे हैं, आज भारत के उस गैर आइनी स्टेप को जो उसने लिया 2019 में, उसको 6 साल पूरे हो गए हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का, तो मैं बिल्कुल भारत के इस दावे से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं कर रहा, यानी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहा। उसकी क्योंकि वजह आप ये दोनों भी कश्मीरी हैं और आपकी अपनी वहाँ पे रिलेटिव्स और जानने वालों से गुफ्तगू भी होती है, तो ये नहीं है कि हम वैसे ही एक बात। जी हाँ बिल्कुल, चूँकि मैं सन ऑफ साहिल भी हूँ तो मेरी दोहरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं कम से कम अपने इलाके का जो केस है वो बेहतरीन अंदाज से पेश करूँ और वो जो हक़ाइक़ इस वक्त कश्मीर के अंदर है उनको नाज़रीन के सामने पेश किया जाए। तो भारत का ये जो दावा है जी कि 35A और 370 के ख़ात्मे के बाद वहाँ पर जो कश्मीर है वो तरक्की की राह पर गामज़न है, तो ये जो उसका दावा है सरासर गलत है। उसकी वजह ये है कि जब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमें फ़ौरी तौर पे डोगरा हुक्मरानों की याद आती है कि जो आखिरी डोगरा हुक्मरान हरी सिंह ने जब वो कश्मीर के जब वो महाराजा बने तो उस वक्त 1925 में उन्होंने एज ए हुक्मरान ज्वाइन किया कश्मीर को। तो 1927 में उन्होंने एक कानून बनाया था। वो कानून ये था कि कोई भी गैर रियासती बाशिंदा जो है वो कश्मीर के अंदर ना ज़मीन परचेज़ कर सकता है ना वहाँ पर वो जॉब ले सकता है। अब उसके बाद जब ये आर्टिकल्स की एडिशन हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 35A और 370, और ख़ास करके ये जो 35A है, चूँकि ये हुकूक़ मलकियत के हवाले से है कि जो मालकाना हुकूक़ हैं या जो अवाम के जो हुकूक़ हैं उनको दिए जाएँ, तो उसमें ख़ास करके जो लैंड के हवाले से था। अब भारत का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है जी कि हमने जो सेंट्रलाइज़ कर दिया है कश्मीर की लैंड्स के हवाले से कि हर कोई वहाँ पे आके लैंड परचेज़ कर सकता है। ज़री ज़मीनें हमने लोगों को दे दी हैं जो गैर रियासती बाशिंदे हैं। उनका कहना ये है जी कि उससे ये होगा कि वहाँ इंडस्ट्री डेवलप होगी, एग्रीकल्चर डेवलप होगा और बाकी जो है ओवरऑल एक जो है ना वो डेवलपमेंट की तरफ जाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। मेरे पास डेवलपमेंट से रिलेटेड भी सवाल है, मैं वन बाय वन उनको भी एड्रेस करूंगी। लेकिन उसमें देखिए, उसमें ये है कि भारत का ये दावा सरासर गलत है, क्योंकि इस वक्त जो है मेन जो वहाँ का क्लेम होल्डर जो है वो कश्मीरी है। वहाँ कश्मीरी लीडरशिप को बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा। जो डिसीजन लिए जा रहे हैं लैंड्स के हवाले से वो सेल्फ डिसीजन लिए जा रहे हैं। कश्मीरियों को बेदखल किया जा रहा है उनकी लैंड से। यानी मैं ये कहूँगा कि ये तरक्की नहीं है, ये कश्मीरियों की बेदखली है वहाँ से।
मतलब दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है व्यूअर्स जहाँ पे आपको खुली छुट्टी है कि जितना मर्जी लैंड परचेस कर लें, जो मर्जी कर लें। अब कनाडा में भी ऐसा ही है कि उन्होंने कहा है कि जी, अब आई थिंक कनाडा ने भी ये नया रूल, एटलीस्ट ऑन्टेरियो का मुझे पता है कि क्या है कि जी एज अ कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट, यानी कि अगर आप वहाँ की सिटीजनशिप ले रहे हैं या आप वहाँ के सिटीजन हैं तो प्रायोरिटी पे आप है। और बात ये है कि भाई आप लोगों की अपनी चीज़ें उनसे छीन के आगे लोगों को दे रहे हैं या बेच रहे हैं और उसको तरक्की कह रहे हैं, तो ये तो सरासर चोरी, डकैती, ये लैंड ग्रैबिंग है। ये इसको हम बेदखली कह सकते हैं, तरक्की नहीं कह सकते। तरक्की नहीं कह सकते। जी मैडम। डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी। जैसे ये 35A का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि सिर्फ वहाँ पे लैंड जो परचेज़ है वो कश्मीरी कर सकते हैं। जब उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया तो अब ये है कि ये ओपन हो गया, पूरे हिंदुस्तान से कोई भी वहाँ पे आके ना सिर्फ ज़मीन ख़रीद सकता है, कश्मीर में जॉब ले सकता है। यानी आप ये देखें कि ओपन कर दिया, जहाँ कश्मीरी है तो उसकी कंपटीशन में पूरे हिंदुस्तान से कोई भी आके वहाँ मुलाजमत ले सकता है। उसको अब तरक्की कैसे है, अब वो ये है कि उन्होंने जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उर्दू और कश्मीरी, उसको ख़त्म कर दिया। उसकी जगह पे हिंदी, देवनागरी रस्मुल ख़त और इंग्लिश ले आए। अब जब देवनागरी है तो यकीनन वो सारे हिंदुस्तान में तो हिंदी ज़ुबान ही है। जब वहाँ पे जॉब के इंटरव्यू में आते तो कश्मीरी इस वजह से पीछे रह जाते क्योंकि उनका तो उन्होंने उस रस्मुल ख़त में पढ़ा ही नहीं, उनकी ज़ुबान उर्दू थी, कश्मीरी थी। अब जब उनसे ज़ुबान ले ली, उनकी शनाख्त ले ली, तो फिर जब आप ज़मीन भी ले ली, ज़बान भी ले ली और उनकी शनाख्त भी ले ली, तो आप मुझे बताएं कि वो फिर तरक्की पे कैसे आ। अब जो कश्मीरी स्कॉलर है, PhD स्कॉलर है, अब वो जॉब नहीं कर रहे, वो डल के किनारे एक्चुअली यही वाली बात ना, क्योंकि आर्टिकल 370 के खात्मे पे के बाद भारत ने यह दावा किया कि कश्मीरी जो नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार और नौकरियों के मौके क्रिएट किए जाएंगे। तो स्कूल कॉलेज तो बंद है, नौकरियां कौन सी? खैर देखिए ना, उसमें आप देखें ना, ये जो आपने यूथ की बात की, देखिए ना, यूथ किसी भी नेशन की एक मेन बल्क होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसने निज़ाम को चलाना होता है। अब जब आपने आर्टिकल्स का नफाज कर दिया और उसके बाद आपने हर चीज़ सेंट्रलाइज कर दी। पहले हमारा मुख्तस कोटा था कि जॉब सिर्फ कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के लिए थी। जाहिर बात है, आपने आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल इसलिए किया कि कश्मीर को बाकी रियासतों पर एक बर्तरी दी जाए। सर, और पाकिस्तान में भी सिर्फ पाकिस्तानी ही काम कर सकता है, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में लीगली आप तभी काम कर सकते हैं अगर आप वहाँ के सिटीजन हो या आप वर्क परमिट पे हो। तो ये तो बिल्कुल ही एक रिडिकुलस बात है। कौन सी दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाएं और नौकरी कर लें और कोई आपसे पूछेगा ही नहीं? आप देखिए ना कि इन आर्टिकल्स के खात्मे के बाद जब इन्होंने हर चीज़ ओपन कर दी और उसके बाद जो वहाँ की जो यूथ है, जिसकी वहाँ देखें ना, जो कश्मीर के अंदर जो उर्दू है वहाँ की सरकारी ज़ुबान है। अब ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो उर्दू को एक कम्युनिटी की ज़बान डिक्लेयर कर रही है कि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है और इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है। और उसका जो नज़ला किस पे गिर रहा है, वहाँ की कश्मीरी यूथ पे गिर रहा है। वो लोग जिन्होंने दरस तदरीस उर्दू ज़बान में की, उनका जो पढ़ने का या पढ़ाने का या सीखने का जो प्रोसेस था वो उर्दू में था। अब वहाँ पे जब हिंदी आप डाल दें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दें, इम्तहानात आप हिंदी में लें, तो वहाँ पे बच्चा, जो कश्मीरी बच्चा, वो कैसे उसको क्वालिफाई करेगा। ऑल्सो बात ये कि बच्चा अपना कल्चर और अपना बैकग्राउंड कैसे अंडरस्टैंड करे। अब देखें ना कि रिसेंटली नायब तहसीलदारों के वहाँ पे कुछ इंटरव्यू हुए तो कोर्ट ने सख्ती से कहा जी कि इसमें हर हाल में आपने जो है ना वो हिंदी ही में ये लेने ईंटरव्यूज़। तो उसमें जो हमारी कश्मीरी बल्क थी, जो कश्मीरी यूथ थी, वो उससे महरूम रही है। और उसके अलावा इन्होंने 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में कलोनियल सिस्टम कायम कर दिया गया है। क्या ये सच है, गलत है? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना जी, कि देखिए जब कलोनियल सिस्टम भी मेरे ख्याल से इससे बेहतर ही था भैया। ये तो बिल्कुल ही कोई अजीब ही, कोई एक जेल में अजीब सी कोई। देखिए ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में जब ये लेटर मिला कि आप बर-ए-सग़ीर के अंदर अपने तजारती जो है वो काम शुरू करें, तो तजारती गर्ज से वो लोग आए और आने के बाद 1800 में जब फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया
और उस कॉलेज को बनाने का जो बुनियादी मकसद क्या था कि वहाँ पर हिंदुस्तान की जो ज़ुबानें हैं उनको सीखा जाए, और सीखने के बाद फिर उस इलाके के अंदर जाके लोगों के साथ राव रस्म बढ़ाया जाए और वहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल सही। अब देखिए कश्मीर के अंदर ये जो बरसीर के अंदर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो उसने अपने साथ असला बारूद तो नहीं लाया ना, वो अपने साथ यही ट्रेडिशंस लेके आई और करते करते वो बरसीर के मालिक बन गए। अब कश्मीर के हम अंदर देखते हैं कि इन आर्टिकल्स के ख़ात्मे के बाद वहाँ पर जो सिचुएशन क्या है जी, कि हमें ये बिल्कुल नौबादियाती निज़ाम लग रहा है कि वहाँ पर जितने हकूक़ हैं वो सारे के सारे सल्ब कर दिए गए हैं, कोई वहाँ पे राइट्स नहीं है, कल्चर आपका ख़त्म किया जा रहा है, लैंग्वेज जो कि आपकी आइडेंटिटी है, एक एसेट होता है, एक सरमाया है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। यानी कि वो जितने आपके रिसोर्सेज हैं, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर के अंदर सारे रिसोर्सेज पर कब्ज़ा किया, अब हम यही देख रहे हैं कि भारत भी जो है वो कश्मीर के अंदर सारे रिसोर्सेज पर कब्ज़ा कर रहा है। 9 लाख फ़ौज वहाँ पे बैठी हुई है, कोई वहाँ पे एक्टिविटी नहीं है। अब सवाल ये उठता है व्यूअर्स कि कश्मीर की हकीकत दुनिया के सामने कैसे आएगी, इसको हम एड्रेस करेंगे ब्रेक के बाद। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जल्दी से। जी शेफ़ नूर, क्या जी, सिचुएशन? हमारा क्रिस्पी चिकन एंड चीज़ी सॉस और चिकन स्पाइसी चिली बाइट्स बिल्कुल हमारे रेडी हैं। थैंक यू सो मच शेफ़ नूर, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। कश्मीर की हकीकत, एक्चुअल जो रियलिटी है ऑन ग्राउंड, वो दुनिया को कैसे पता चलेगी, ये डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा जाहिद अजीज़ और डॉक्टर समीना कौसर हैं, दोनों डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरियात पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। सर ऑफ कोर्स चेयरमैन हैं और मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं और जो भारत के दावे हैं। हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि ऐसे रिडिकुलस दावे हैं जैसे कि भारत कहता है कि हमने तो जमहूरियत जो है वो हम जमहूरियत लेके आए, हम डेमोक्रेसी लेके आए हैं, जबकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ व्यूअर्स कि डेमोक्रेसी तो कहीं पे भी नहीं नज़र आ रही, जमहूरियत तो कहीं पे भी नहीं नज़र आ रही। ज़्यादा तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग रहा है, पहले से भी ज़्यादा। पहले तो थे बुरे हालात, इन्होंने बद से बदतरीन कर दिया हालात, इम्पॉसिबल कर दिया इंसानों के लिए वहाँ पर जीना। जी डॉक्टर साहब, देखिए जिसमें ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या है? आर्टिकल्स के ख़ात्मे के बाद ज़ाहिर बात है वहाँ पे गवर्नर राज नाफज हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो लद्दाख को भी डील कर रहा है और कश्मीर को भी डील कर रहा है। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक वहाँ इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट बन गई, असम्बली बन गई। अब रिसेंटली ये जो आपने बात की जी कि जमहूरियत ज़्यादा और इमरजेंसी कम, जमहूरियत कम और जमहूरियत कम और इमरजेंसी ज़्यादा, तो मैं बिल्कुल आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक इस बात करूँगा मतलब ये कौन सी जमहूरियत देखिए ना, है? ये इससे बड़ा शर्मनाक पहलू क्या हो सकता है कि 13 जुलाई 1931 की जो तहरीक थी वो कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी का नुक्ता आगाज़ है। उस 13 जुलाई 1931 की तहरीक में जो 22 मुसलमान शहीद हुए, जिन्होंने अज़ान की तकमील में सीने पे गोलियां खाई, और उन 22 मुसलमानों को मस्जिद मज़ार शोहदा श्रीनगर में दफन किया गया। तो ये जो अभी 13 जुलाई 2025 का दिन आया, तो मकबूजा कश्मीर के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जो फ़ारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं और शेख अब्दुल्ला के पोते हैं, वो ख़ुद और उनके वालिद साहब और साथ उनकी जो पार्टी के लोग थे, ये जब गए मज़ार शोहदा में फ़ातिहा के लिए, तो इंडियन फोर्सेस ने उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया। यानी कि एक सिटिंग सीएम को रोक दिया गया है। तो किस तरह यानी कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो जमहूरियत है, वहाँ बिल्कुल कोई जमहूरियत नहीं है। यकीनन उन्होंने सीएम बना दिया है, लेकिन वो डमी सीएम है, उसके पास कोई फाइनेंस की पावर्स नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है। यानी सारी की सारी पावर्स जो वो लोग और कह दिए कि सिर्फ दिखा रहे हैं। और इस चीज़ को बैन अल-अक़वामी मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया है कि एक सिटिंग सीएम के साथ अगर ये हाल हो रहा है, तो वहाँ का जो आम शहरी है, जो आम कश्मीरी है, उसके पुरसाने हल्के। मैडम आपको पता ही है कि आम शहरियों का क्या हाल है? क्या हाल है?
दूसरा ये ऐसे ऐसे बच्चे भी, आपने मुझे बताया था मैडम लास्ट टाइम भी, कि ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी, बिल्कुल उनको पता ही नहीं है स्कूल क्या है। 70 साल से तमाशा ये चल रहा बिल्कुल है। ऐसे ही चल रहा है। और दूसरा जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत का मतलब ही ये होता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको बात करने की आज़ादी है। जब आपने ज़ुबान ले मैडम, ली, आपने इबादत करने शनाख्त ले ली, की फ्रीडम है। आपने मतलब आप मसाजिद में जाके नमाज नहीं पढ़ बिल्कुल। सकते, जुम्मे का नमाज का सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया। एक तो होता है ना, जिस तरह हम लोग कौन सी पाकिस्तान में जमहूरियत तो 5 टाइम जाते हैं, जुम्मे 5 वक्त जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, मर्द हज़रात, खवातीन भी जाती हैं अपनी खवातीन, वो फ्रीडम गई। अजान नहीं दे सकते, कुछ नहीं, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो कौन सी फ्रीडम। और आप ये जो देखिए हमारे कि वैली लीडरशिप सारी में कैद है वहाँ पे, यासीन मलिक साहब को देख लें, शबीर शाह साहब को देख लें, आसिया अंद्राबी को देख लें, और ख्वातीन भी इन्होंने अरेस्ट की हुई हैं। वैली में अब जो शराब की दुकानें खोल रहे हैं, हाँ। ये बहुत बड़ा इस वक्त वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है, बिल्कुल सारी कश्मीरी इसके खिलाफ वो आवाज़ सारे उठा काम रहे हो रहे हैं जो कभी भी नहीं हुए। नहीं हुए। अब देखें, जब आप इस तरह का जो कल्चर ही नहीं है, आप वहाँ पे ओपनली उसको खोलें, यानी कोई भी परचेज कर सकता है मैडम, इसको। इवन जब पाकिस्तान में कुछ देर ये कल्चर आया भी था, तो तब भी कश्मीर में ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी। मेरा पॉइंट ये है कि वो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं जो हिस्टोरिकली दूसरी जगहों ने भी करके ट्राई करके ख़त्म कर दी कि जी ये नहीं वर्क करता हमारे लिए। पर ये हिंदुस्तान की जो हरदर्मी है ना, वो उसको नाफिज करने की भरपूर, बेसिकली जो मसला कश्मीर है सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। अब अक़वाम मुत्तहिदा मुस्लिम वाले, अब आप देखें कि इंडिया तो कह रहा था कि कौन सा मसला है कश्मीर, इसको तो बिल्कुल ज़िंदा करने का काम इस वक्त आप क्रेडिट ट्रंप को दें। ओके, सो देन फाइनली लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, कि फिर कश्मीरियों की हकीकत, हमारे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग किस कर्ब से गुजर रहे हैं, ये दुनिया के सामने कैसे आएगा। आप गाज़ा का हाल देखें। ये आर्टिकल्स के ख़ात्मे के बाद भारत ने तो ये एक पैगाम दे दिया था कि मसला कश्मीर ख़त्म हो गया, ये हमारा इंटरनल मामला था, हमने उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारा जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, उसमें जो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने एक जो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसके बाद मसला कश्मीर यकदम रेस किया। और अब देखें कि जो प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रंप, उन्होंने इस चीज़ में ऑफ़र की कि मैं बतौर सालिस इस मसले को हल करवाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये एक फ्लैश पॉइंट है। अगर इसको हल ना किया गया तो खाली कश्मीर की बात नहीं होगी, पूरा साउथ एशिया से डैमेज होगा। तो ये सारे का सारा क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को, हमारी जो सिविल क़यादत है, इनको जाता है कि उनकी काविशों से ये जो कश्मीर का जो कॉज है, कश्मीर के जो सूरत हाल है इंटरनल, वो सारी की सारी एक फ्लैश पॉइंट के तौर पे दुनिया के सामने आई है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। याद रखिएगा, आज तो यौम इस्तेसाल है, लेकिन एक्चुअली हर रोज़ ही यौम इस्तेसाल है, हर रोज़ ही कश्मीर के लिए ब्लैक डे है। सो हमने अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े रहना है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे व्यूअर्स, हमारी इसी लाइफ टाइम के अंदर इंशाल्लाह, और बहुत जल्द देखेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। और यहाँ पे प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे एक ट्रिब्यूट पेश करते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।